कल की वीडियो में हमने राज्यसभा की संरचना के बारे में समझा था और आज की जो क्लास है हमारी वो लोकसभा की संरचना के बारे में होगी। और लोकसभा क्या है कि आपका जनप्रिय सदन है और इसको निम्न सदन भी बोला जाता है, ये हमने सब बता दिया था इससे पहली वीडियो में। अब जो लोकसभा है आप उसे एक इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक लोगों की सभा, यानी यहाँ संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नेतृत्व करते हैं। और क्या है कि जैसे मान लिया बागपत के भी सांसद जो हैं जैसे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, इसी प्रकार गाजियाबाद से, इसी प्रकार किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से, तो इस प्रकार वे अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी अपनी उनकी समस्या, उस डिस्ट्रिक्ट की समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं। तो इसकी संरचना में टोटल जो सीट हैं 552 सीट हैं लोकसभा की टोटल कुल। अधिकतम सीट कह लो या अधिकतम सीटें भी बोल सकते हैं इनको, या टोटल कुल सीटें भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, यानी कुल सीटें जो लोकसभा की हैं वो 552 हैं। अच्छा, इसी के साथ वर्तमान समय अच्छा जो प्रेजेंट टाइम में 545 सीटों पर इलेक्शन होता है। अच्छा, इसमें से क्या है कि जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं, तो इसमें से 530 जो सीट हैं, 530 सीटें राज्य जो हमारे स्टेट हैं उन सब राज्यों से 530 सीटें तो होगी राज्यों से। और इसी के साथ में जो आपकी बाकी कितनी बची 15 सीटें में से 13 सीटें जो होती हैं वो यूटीज से होती हैं। संघ शासित क्षेत्र जो है, संघ शासित क्षेत्र। ठीक है। अच्छा, अब जो ये 2 सीटें बची रही 530 ये हो गई और 13 ये, तो ये कितनी टोटल कितनी है 545। तो जो 2 सीटें बची, ये 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, इनको राष्ट्रपति जी चुनते थे। ये 2 सीटें हैं, राष्ट्रपति जी इनका निर्वाचन करते थे, इनका चुनाव करते थे। ठीक है, मनोनयन भी बोल सकते हो आप। तो अब जो ये सीट है करते थे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इनको समाप्त कर दिया गया है, ये जो शक्ति है राष्ट्रपति जी की, ये 2 सीटों का आंग्ल भारतीयों का, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया। अब केवल और केवल 545 सीटों पे चुनाव न होकर अब 543 सीटों पर चुनाव होता है। इतनी सीटें जो हैं अब जैसे आपके 530 तो हो गए राज्यों से और 13 संघ शासित क्षेत्रों से, ऐसे होता है। अच्छा, जो ये 552 सीट हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? 552 का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, यहाँ आपके 530 सीटें तो सेम राज्यों से हो गई इतनी सीटें, और जो ये 20 सीटें हैं, ये 20 सीट आपकी हो गई संघ शासित क्षेत्रों से, संघ शासित क्षेत्रों। ठीक है। अच्छा, फिर वही आपकी 2 बच गई, ये कौन सी है? ये आपके आंग्ल भारतीय। तो अब आप समझ सकते हो कि जैसे ये स्ट्रक्चर तो है इसका जो हमारा क्या बोलते हैं सैद्धांतिक, और जो बिहेव में अभी फ़िलहाल चला हुआ है वो क्या है कि 543 सीटों पर हमारे, यानी 543 जो मेंबर हैं सिलेक्ट होकर लोकसभा पहुंचते हैं और वहाँ वो सब अपनी अपनी
बातें रखते हैं। ये तो हुआ इसके एक लोकसभा की संरचना की बात। अब लोकसभा का जैसे क्या हुआ कि पहले मान लिया भारत का कोई भी नागरिक हो और वो नागरिक 18 वर्ष क्रॉस कर चुका है तो वो क्या मतदान कर सकता है, इन लोगों को चुन सकता है। ये वही तो लोग हैं जो जिनको हम चुन कर भेजते हैं। जैसे गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से VK सिंह हैं सांसद जी, तो इनको किसने चुना है? लोगों ने चुना है। इसी प्रकार अदर राज्यों से, अदर डिस्ट्रिक्ट से और कोई है, बागपत से सांसद जी आपके कौन है? ये डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी है। अच्छा, तो इन लोगों को डायरेक्टली हम चुनते हैं। मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वे भी कहाँ से? वाराणसी से सांसद जी हैं। तो इन्हीं लोगों में से जो ये लोग हैं, इन्हीं में से एक जो मेन आदमी होता है, मुख्य आदमी जो होता है, उसी को प्रधानमंत्री जी चुन लिया जाता है और बाकी लोगों को कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री के रूप में चुना जाता है। ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको एक बात और समझा दूँ इसी के माध्यम से कि हमारे यहाँ जो सरकार है, सरकार की जो संरचना है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में जो सरकार की संरचना है वो किस प्रकार से? एक तो आपकी सरकार है सैद्धांतिक सरकार और एक है आपकी व्यावहारिक सरकार। ठीक है। अच्छा, अब व्यवहारिक सरकार और सैद्धांतिक सरकार में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। कि सैद्धांतिक का मतलब हुआ जो लिखा हुआ है वो, और व्यवहारिक का मतलब हुआ जो मतलब बिहेव में चला हुआ है। ठीक है। तो सैद्धांतिक सरकार में देखो क्या स्ट्रक्चर है हमारा। जैसे एक तो आपकी होगी विधायिका, और एक होगी आपकी कार्यपालिका, और एक होगी आपकी न्यायपालिका। ठीक है। जैसे इन शब्दों से भी आप समझ सकते हो, विधायिका है आपकी विधि निर्माता, जहां आप कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। ठीक है। अच्छा, और जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम है कि उस कानून को लागू करना, ये लागू करने वाली संस्था है। ठीक है, ये लागू करने वाली संस्था हुई। अच्छा, इसी के साथ में जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष स्वतंत्र है। ये अपने यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका, और अपने इंडिया की जो व्यवस्था है वो एकल न्यायपालिका। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक है जहाँ भारत का हर राज्य, हर नागरिक अपना न्याय पा सकता है। तो ये क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका या एकल न्यायपालिका, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के नीचे कितने हैं आपके? जैसे एक तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर हाई कोर्ट हो गया, और हाई कोर्ट के बाद में आपके लोअर कोर्ट और अदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, इस टाइप से अनेक कोर्ट है। तो ये आपके लोअर कोर्ट और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। ये जिला स्तर के हो जाते हैं। ये भी इसी टाइप से अंदर जो मतलब एक अलग अलग टाइप के जो न्यायालय है। अच्छा, यदि हाई कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तो एक है अपने इंडिया में, पूरे इंडिया का। और अभी प्रेजेंट टाइम में रिसेंटली यदि बात की जाए तो हाई कोर्ट हैं कितने? यहाँ हाई कोर्ट है आपके 25, पहले 24 थे, फिर एक अभी रिसेंटली तेलंगाना का हाई कोर्ट जो बना है उसे जोड़ के ही हो गए 25 हाई कोर्ट। ठीक है। अच्छा, फिर लोअर कोर्ट तो हैं ही अलग अलग, इनकी कोई भाई एकदम एग्जैक्ट संख्या क्या बताएं इनकी। तो अब यहाँ आ जाते हैं विधायिका में। ये तो आपकी कानून बनाने वाली संस्था है, और ये जो कानून बनाने वाली संस्था है इसी में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, और इसी में राज्यसभा है, और इसी में लोकसभा है। तो इसी में अब हम इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने सरकार का स्ट्रक्चर बताया है कि हमने प्रेसिडेंट भी समझ लिया,
और राज्यसभा भी समझ लिया थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर, और लोकसभा का स्ट्रक्चर ये हमने समझ लिया है। ठीक है, अच्छा, तो ये विधायिका का अंग हुआ। जो हमारा लोकसभा है ये किसका अंग हुआ? विधायिका का अंग हुआ। अब यहाँ देख लेते हैं कि कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है, इन्होंने तो कानून बना दिया, इन्होंने कानून बना के इस कानून को लागू करने का जो काम है वो आपका किसका है? कार्यपालिका का है। अब अपने यहाँ इंडिया में दो प्रकार की कार्यपालिका है। एक कार्यपालिका है आपकी यानी राजनीतिक कार्यपालिका, और एक है प्रशासनिक कार्यपालिका। ये राजनीतिक कार्यपालिका, और इधर है आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। ठीक है, आपकी कार्यपालिका दो प्रकार की हुई, एक तो प्रशासनिक और एक राजनीतिक। जो ये राजनीतिक कार्यपालिका है, इस राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर आपका क्या है? इस राजनीतिक कार्यपालिका में एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट, और एक होता है आपका राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, अच्छा, राज्य मंत्री दो प्रकार के जब मंत्रालय गठित होता है, आपने देखा होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखा रहता है, स्वतंत्र प्रभार, और एक होता है खाली राज्य मंत्री। इनमें भी डिफरेंस भी करेंगे, क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ आ जाएगा आपका उपमंत्री। तो ये चार प्रकार के मंत्री होते हैं आपके, ठीक है, जो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक है, ये आपके चार प्रकार के मंत्री हैं जो कार्यपालिका का हिस्सा है। और कैबिनेट मंत्री के, अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। जो ये कैबिनेट मंत्री हैं, ये कैबिनेट मंत्री आपके जैसे अमित शाह हो गए गृह मंत्रालय, इनके ऊपर मतलब पूरा मंत्रालय का बर्डन होता है, पूरा का पूरा, ये मेन होते हैं उस मंत्रालय के व्यक्ति जो ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। जैसे विदेश मंत्री आपका जयशंकर प्रसाद हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, और आपकी स्मृति ईरानी जी भी कैबिनेट मंत्री है, और जो वित्त मंत्री है वो कौन है आपकी, क्या नाम उसका, निर्मला सीतारमण जी। तो ऐसे ही इनके ऊपर पूरे मंत्रालय का भार होता है, ये मेन व्यक्ति होते हैं। अच्छा, अब आ जाओ राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के नीचे होता है, और ये स्वतंत्र प्रभार का मतलब हुआ कि जो इसके ऊपर भार है, जो इसकी जिम्मेदारी है वो स्वतंत्र है, कुछ फैसले ये स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से ले सकता है। ठीक है, इसको मतलब प्रेशर क्रिएट नहीं करना होता, किसी को मतलब जवाबदेही नहीं होती, तो ये स्वतंत्र होता है। और एक होता है राज्य मंत्री, ये पूर्ण रूप से इन मंत्रियों के नीचे वर्क करते हैं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों के नीचे ये जो राज्य मंत्री होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है आपका उपमंत्री। उपमंत्री तो अपना आप में जैसे अब मजिस्ट्रेट और सब मजिस्ट्रेट, तो ये हो गया उसी प्रकार से आपका कि ये तो इन मंत्रियों के नीचे ही वर्क करेंगे, इनकी मतलब हेल्प करने के लिए, इनके मंत्रालय का एक डिवाइड कोई पार्ट है उसको चलाने के लिए उपमंत्री होता है। ठीक है, तो ये तो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका हुई, और जिसके आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं अमित शाह हैं, वो कैबिनेट में बता दिया मैंने, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो गया, और ये राज्य मंत्री हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आपका जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक कार्यपालिका है। इस प्रशासनिक कार्यपालिका में आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से आपके आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, कानूनगो, इस टाइप के जो सिविल अधिकारी जो होते हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ कोई भी कानून तैयार हो तो कानून को लागू करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। यानी आपके जो ये चार मंत्रालय हैं ये, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पता होगा कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि यहाँ किसी मतलब कोई नीति बन के आई तो इसको इम्प्लीमेंशन करना इसकी जिम्मेदारी होता है इन अधिकारियों का, कि उसके अच्छे से इम्प्लीमेंशन हो। और ये लोग उसे क्या करते हैं, ये कैबिनेट मंत्रालय और ये सब चीज़ें लोकसभा और राज्यसभा में भी तो होता है ना ये सब चीज़, तो ये वहाँ बिल पेश कर करके क्या करना, बनाएंगे। जब वो बन जाएगा तो यहाँ इसको ट्रांसफ़र करके उसे लागू कर देंगे क्षेत्र में। ठीक, ये इनका काम होता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ हमारा, इसको आप बोल सकते हो नौकरशाही।
ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा सरकार का स्ट्रक्चर हुआ, और जो कि ये हमारी सैद्धांतिक सरकार है। अच्छा, अब यदि व्यवहारिक सरकार की आप बात करें तो व्यवहारिक सरकार में तो आपका जो बिहेव में चला हुआ है वही है, उसका क्या लिखा हुआ दिखा सकते हैं हम आपको। इसमें तो मतलब व्यवहारिक सरकार में तो वही है कि एक मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद के तहत मतलब आर्टिकल जो 77 है उसके जो अनुच्छेद 77 है, इस आर्टिकल के तहत एक मंत्रिमंडल गठित होगा। ये आर्टिकल 77 में लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल 77 है वो कहता है कि एक मंत्रिमंडल होगा, और मंत्रिमंडल का निर्णय ही मंत्री परिषद का निर्णय माना जाएगा। ये क्या कहता है कि मंत्रिमंडल का निर्णय ही क्या माना जाएगा, मंत्रिमंडल का निर्णय ही मंत्री परिषद का निर्णय माना जाएगा। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि जो आपका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के निर्णय को ही सर्वोपरि माना गया है, और ये आपका मंत्रिमंडल है, देखो ये वाला जो भी मैंने समझाया था। तो ये बिहेव में एक प्रकार से बात आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने की है कि जो मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद है, इसमें जो संविधान में केवल एक जगह आर्टिकल 352, जो आर्टिकल 352 है, केवल इसी आर्टिकल में मंत्रिमंडल का प्रयोग है, मंत्रिमंडल का प्रयोग। बाकी सब जगह पूरे संविधान में मंत्री परिषद का ही प्रयोग किया गया है, यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पर्यायवाची के रूप में भी लिया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने की थी कि मंत्रिमंडल का प्रयोग केवल 352 जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ सरकार का स्ट्रक्चर था, और ये लोकसभा का स्ट्रक्चर था। अब लोकसभा और राज्यसभा की बैठक किस प्रकार से कानून बनाते हैं कि सबसे पहले मान लिया कोई बिल है, वो बिल राज्यसभा या लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा और राज्यसभा में वो पास होता हुआ कहाँ जाएगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और ये पुनर्विचार के लिए भेज दिया और उस पर विचार कर लिया उन्होंने, फिर वो कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी उस पर सिग्नेचर करने के लिए यानी उसे कानून बनाने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था है आपके कानून बनाने की। अच्छा, आगे कुछ और जो लोकसभा का कार्यकाल है, अब ये एक पॉइंट था कि ये जो लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और एक बात ध्यान करना, ये अस्थायी सदन है, जो ये लोकसभा है, लोकसभा अस्थायी सदन है। तो ये यानी 5 वर्ष से पहले भी विघटित हो जाती है। यदि इसका जो मेन आदमी कौन है, इस मंत्री परिषद का मेन आदमी कौन होता है, प्रधानमंत्री जी, जो मंत्री परिषद का हेड है। अच्छा, यदि बाई चांस मंत्री परिषद का जो हेड आदमी प्रधानमंत्री जी है, उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ वो किसी भी कारणवश उनकी सीट खाली हो जाती है, तो वो क्या है, पूरी की पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोला गया है, ठीक। और जबकि आपका राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होता है, तो वो आपका कैसा सदन हुआ, वो आपका हुआ परमानेंट सदन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर है, इसको समझो, बाकी आगे करते हैं इसमें जो भी कुछ इनका कंपेरेटिवली, मतलब दोनों को कंपेयर करते हुए राज्यसभा और लोकसभा को, तब आगे हम पढ़ेंगे इनकी शक्तियों के बारे में और इनके चुनाव प्रक्रिया, जैसे भी जो भी कुछ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू। तब तक आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।